सच में होते हैं? भूत प्रेत सच में होते हैं? एक जायफल एक इंसान की बलि के बराबर होता है। ईश्वर है तो शैतान है। कुछ ऐसे होते हैं जो मर भी जाते हैं, उनकी किसी को खबर भी नहीं होती, वो भटकते रहते, तो क्यों कोई आत्मा बनता है? ऐसे व्यक्तियों की आत्माएं अक्सर भटकती हैं और फिर उनका प्रयोग नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए साधक करते हैं। तो लोगों ने उसकी रिकवरी के लिए ब्लैक मैजिक को एक शॉर्टकट समझा, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियां और गलत काम हुए। जैसे एक दुनिया में हम रहते हैं, ऐसी ही एक दुनिया एंटिटीज की भी है, जिसमें अलग अलग तरीके की एंटिटीज हैं। जिन्नात की बात हो रही है, बेताल की, पिशाचिनी की। ये ना मैंने ज्यादातर मूवीज में देखा है। ऐसा होता है क्या, जैसे कोई मर जाता है, कोई बन गया, स्पिरिट बन गया, भूत बन गया, तो वो अपनी जो वो उनकी जीवन वाली थी, लाइफ थी, उसके बारे में भूल जाता है? तो जिस घर में थी वो, जहाँ कुछ कहीं ऐसी जगह गई थी जहाँ से वो स्पिरिट उसके साथ अटैच हो गई और उस स्पिरिट ने उसके साथ रहना पसंद करने लगा और उसको ना उससे मतलब एक अटैचमेंट ऐसा होगा कि उसको लगता है भाई ये मेरा पार्टनर है। इस तरीके से स्पिरिट उसे देखने लगी। अब जैसे हम इतनी देर से एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, पर एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आपका एक और साइड है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का साइड। तो आप थोड़ा ये बताओ कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कैसे, जैसे अगर कोई आपके पास आता है कि उनके ऊपर कुछ भूत प्रेत की बाधा है, तो आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करते हो, आप कैसे उस चीज़ को भगाते हो? देखिए, हमने जो विद्याएं अपने गुरुओं से सीखी हैं, उन विद्याओं में बहुत सारे क्रियाएं और कर्म हैं और प्रयोग हैं, जिनके माध्यम से और बहुत सारी सिद्धियों के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन पर या उसके घर पर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है या नहीं। और यदि वो प्रभाव है तो उसकी वाइब्रेशन से और भी कई तरीके होते हैं, प्रोसेस होते हैं जानने के। जब हम उसे जान जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं उन एनर्जीज़ को वहाँ से हटाने की। अब उसमें दो तरह की एनर्जीज़ जनरली होती हैं। जैसे एक एनर्जी होती है जो स्पिरिट है या कोई आत्मा है या कोई ऐसी एंटिटी है जो बहुत खतरनाक है, या कोई देवीय शक्ति है। तो दोनों का समाधान उस हिसाब से अलग अलग तरीके से होता है। मेरा जनरल प्रोसेस ये रहता है कि अगर कोई एंटिटी है या कोई आत्मा है या कोई ऐसी चीज़ है जो दैवीय शक्ति नहीं है, तो हम उसको मंत्रों के माध्यम से और अपनी सिद्धियों के माध्यम से उस व्यक्ति की बॉडी से या उस घर से डिटैच करते हैं। और उसके बाद मैं उन्हें ऋषिकेश ले जाकर मंत्रों के माध्यम से और उनके भोग के रूप में कुछ इस तरह की बलियाँ होती हैं जो हम चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को मार कर कोई बलि चढ़ा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बलियाँ हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। सामान से हम उन्हें बनाते हैं, अलग अलग अवशेषों से और सामान से। उनमें सात्विक बलि का भी प्रयोग होता है, जहाँ सात्विक बलि जिन्हें कहा जाता है नींबू, नारियल और जायफल, इनको सात्विक बलि कहा गया है। और एक जायफल एक इंसान की बलि के बराबर होता है। तो इन सब का इस्तेमाल करके हम उसे गंगा में उसको भोग देके गंगा में प्रवाहित करते हैं और उसकी मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं। क्योंकि यदि मैंने उसे एक व्यक्ति के या किसी के घर से हटाकर कहीं और रख दिया या छोड़ दिया, तो चांसेस हैं या तो उन्हीं पे दोबारा उसका इस्तेमाल हो जाए या किसी और पे इस्तेमाल हो जाए। तो मेरा प्रयास अब तक ये रहा है, ईश्वर ने इज्जत रखी है अभी तक, आगे परमात्मा मालिक है, इस तरीके से उन्हें हटाया जाता है। तो अगर जैसे हम पैरानॉर्मल की बात करें, तो क्या ये है, मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या जितनी भी सिद्धि आपने ली उस सबके हिसाब से सच में होते हैं भूत प्रेत, सच में होते हैं? हर वो शब्द मुस्कान जिसका निर्माण हुआ है उसका अस्तित्व है। अच्छा। दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, अच्छा है तो बुरा है, खरा है तो खोटा है, काला है तो सफ़ेद है, ईश्वर है तो शैतान है। तो ऐसा कैसे होता है? जैसे बहुत लोगों की मृत्यु होती है, कुछ लोगों की मृत्यु होने के बाद उनके, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उनको उस मतलब जो भी एक लास्ट राइट्स जिसे हम कहते हैं उस धर्म के हिसाब से हो जाते हैं, तब मानते हैं कि तब वो स्पिरिट नहीं बनते, तब उनको मुक्ति मिल जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मर भी जाते हैं, उनकी किसी को खबर भी नहीं होती, वो भटकते रहते। तो मतलब क्या प्रोसेस रहता है कि जो भी ऐसे मरा है वो भटकता ही रहता है, या उनमें से सिर्फ कुछ है जिनके कोई आखिरी काम बच गया हो इसलिए वो भटकते, मतलब क्यों कोई आत्मा बनता है? देखिए, अंत्योष्टि क्रियाएं हर रिलीजन और हर संप्रदाय और प्रांत के हिसाब से अलग अलग हैं। जिनकी क्रिया पूरी तरीके से अच्छे से हो गई है तो उनको ज़रूर मुक्ति मिल जाती है। जिनकी क्रियाएं सही से नहीं होती, जैसे एक्सीडेंटल डेथ्स हैं, जैसे सुसाइडल डेथ्स हैं, जैसे किसी को किसी चीज़ से किया गया हो, तो ऐसी मृत्यु को हमारे शास्त्रों के हिसाब से ये माना गया है कि ये साधारण मृत्यु नहीं है, ये नेचुरल डेथ्स नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों की आत्माएं अक्सर भटकती हैं और फिर उनका प्रयोग
नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए साधक करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत गलत है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके परिवार में या रिश्तेदार में जिस किसी की कहीं भी कोई मृत्यु हुई है, कोशिश करिए उसकी अंत्येष्टि क्रियाएं पूरे तरीके से और अच्छे विधि विधान से आप करें। और जिनकी क्रियाएं किसी वजह से कम या ढंग से नहीं हुई हैं, जैसे कोरोना में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कोरोना के बाद एकदम से ना मेरे पास केसेस की बाढ़ लग गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि कोरोना में लोगों को जो लॉसेस हुए ना, तो लोगों ने उसकी रिकवरी के लिए ब्लैक मैजिक को एक शॉर्टकट समझा, जिसकी वजह से बहुत सारी गलतियां और गलत काम हुए। तो बेसिकली क्या है कि अगर नहीं हुआ है क्रिया ढंग से, तो भी एक प्रावधान है, आप उनका सही तरीके से एक अच्छे मेंटोर को चुनिए और उनके माध्यम से पिंडदान कराइए। अगर पिंडदान भी हो जाता है तो भी उनकी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो ये तो हुई आत्माओं की बात। कुछ एंटिटीज़ हैं, जैसे एक दुनिया में हम रहते हैं, ऐसी एक दुनिया एंटिटीज़ की भी है, जिसमें अलग अलग तरीके की एंटिटीज़ हैं। जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने, आजकल तो पॉडकास्ट में बड़ा बाढ़ लगी हुई है, जिन जिन्नात की बात हो रही है, या बेताल की, पिशाचिनी की, और अलग अलग स्वरूप के जो भी होते हैं एंटिटीज़, 1.5 फुटिया या जो भी है, मतलब बहुत सारे एंटिटीज़ हैं। अगर आप इन सब की बातें करते हो, मशान है, कच्चा मशान है, सूखा मशान है, इन सब की जो एंटिटीज़ हैं, इन एंटिटीज़ के लिए भी प्रोसेस यही रहता है जो मैं करता हूँ। पर एक तरीका है, जैसे आप इनके आगे यदि सरेंडर कर दो तो वो ज़्यादा बेहतर है। सरेंडर करने का तरीका क्या है? सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें छोड़ दो। सरेंडर करने का मतलब है उनको प्रणाम करके उन्हें मंत्रों की शक्ति से मनाया जाए। उनसे लड़ना कोई समाधान नहीं है। उन्हें मनाओ, उनको भोग का लालच दो, उनको मंत्रों की शक्ति से कमज़ोर करो और फिर उन्हें हटाकर उनकी मुक्ति और मोक्ष की कामना करो। तीसरा हो गया दैवी शक्ति। दैवी शक्ति के आगे तो आपको समर्पण भाव से ही काम करना है, उसको मनाना ही है, उसको मनाकर प्रार्थना करनी है मंत्रों की शक्ति और सिद्धियों से कि वो उस व्यक्ति को या उस घर को छोड़ दे, चले जाए। ये ना मैंने ज़्यादातर मूवीज़ में देखा है। ऐसा होता है क्या, जैसे कोई मर जाता है, कोई बन गया, स्पिरिट बन गया, भूत बन गया, तो वो अपनी जो वो उनकी जीवन वाली थी, लाइफ थी, उसके बारे में भूल जाता है? देखो, एक चीज़ और अच्छे से समझते हैं, लोगों को एक बहुत बड़ा भ्रम है मुस्कान, कि जिसकी डेथ हुई है वो आज भी वैसा का वैसा ही दिखता है या वैसा ही है। ये एक एनर्जी वर्ल्ड है, ऊर्जाएं हैं ये। इनका ऐसा नहीं है कि उस दुनिया जैसे हमारी जैसे ही हैं वो लोग, बिल्कुल, पर ऐसा भी नहीं है कि उनको हमसे कोई लगाव या कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। तो होता है, बट वो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी सिस्टम है, वो इतना नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हाँ, क्योंकि ये शायद मैंने एक मूवी में ही देखा था कि जब कोई मर जाता है तो कभी कभी ना जो गलत लोग होते हैं, जो ऐसी एनर्जीज को कैप्चर कर सकते हैं, वो उन लोगों को पकड़ लेते, वो उन आत्माओं को पकड़ लेते, फिर उनका गलत इस्तेमाल करके दूसरों पे दिक्कतें छोड़ते हैं। देखिए, प्रोसेस तो यही है। हाँ, तो ये सच प्रोसेस है, ये सत्य प्रोसेस है, क्योंकि स्पिरिट्स को इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, और कई जगह स्पिरिट्स खुद से भी दूसरों से अटैच हो जाती हैं। जैसे एक केस स्टडी जो बहुत रिसेंट है, मैं आप बोलो तो डिस्क्लोज कर दूँ, तो हुआ क्या, एक फॉलोअर है मेरी, एंड शी लिव्स इन सम अदर सिटी। उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ कोरोना में हो गई थी, तो वो बहुत अकेले रहती है। तो वो अकेले रहती है, अकेले रहते रहते एक दिन उसको क्या हुआ, उसने क्या महसूस किया कि उसके घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं जैसे उसने कैट्स पाली हुई थी, तो वो जो कैट्स उसके पास भी आना, क्योंकि उसकी कैट का एक, उसने मुझे बताया कि सर उसका एक नेचर है, वो मतलब जैसे गोद वोद में लेना या आसपास रहना पसंद नहीं करती, वो दूर भागती है। तो वो कैट ना उनसे बार बार उसके लिपट रही थी, उसके पास आ रही थी डर के मारे। फिर क्या हुआ, उसके घर में बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगी अचानक से। उसको आवाज़ आई अपने फ्रिज के अंदर से, तो वो उसने सोचा कुछ इलेक्ट्रिकल इशू होगा, वो गई फ्रिज के पास। जैसे ही फ्रिज के पास गई, आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर वापस आई, फिर आवाज़ आने लगी, वो फिर गई, फिर वो आवाज़ बंद हो गई। अब उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ये रात के 2 या 3 बजे की बात है। उस टाइम वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और सब चीज़ें थी उसके साथ। फिर उसके बाद उसने देखा कि घर की एक कमरे की लाइट बार बार जल रही है, बार बार बुझ रही है, बार बार जल रही है। लिटरली जो आप लोगों ने फिल्मों में देखा, इस तरह का सिनेरियो उसके साथ हुआ। वो बहुत परेशान होने लगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसने सोचा शायद कुछ पावर इशू है या कोई और परेशानी है। उसने दूसरे कमरों में जाकर देखा, वहाँ सब कुछ ठीक था। अब उसको थोड़ी सी टेंशन स्टार्ट हुई।
तो वो उसने कहा भाई, उसको थोड़ा डर लगा, वो किचन में गई कि मैं कुछ जैसे पानी वानी या कुछ लेके अच्छे से पी लूँ और देन आई विल कॉल समवन अगर ज़रूरत है तो। वो किचन में गई तो टीवी चला के देख रही थी, वो किचन में गई, वापस आई तो टीवी बंद था अपने आप। अब उसको डर की सीमा नहीं थी, टीवी का अपने आप बंद हो जाना बहुत खतरनाक था। अब उसके डर की सीमा नहीं थी। अब उसे उन कमरों में से अलग अलग किस्म की आवाज़ें और ऊर्जाएं दिखने लगी। तो उसको काफ़ी डर लगा। उसने तुरंत अपने एक कज़न को फ़ोन किया, ब्रदर को, और उसको बोला भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तू तुरंत आ जा। अब कज़न भी इतनी दूर था कि उसको आने में समय लगना था। तो कज़न को वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग सुबह के 5 बज गए। 5 बजे कज़न पहुँचा तो उसके बाद सब कुछ लगभग नॉर्मल था। 2-3 दिन उसका कज़न उसके साथ रहा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर कज़न चला गया, फिर उसे इस तरह की दिक्कत होने लगी। और एक दिन उसने अपने पार्टनर को, जो उसका फ्रेंड था, उसको बुलाया। तो उस दिन उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो जब उसने मुझे शुरुआत बताई थी कि सर ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो मेरा उससे एक सवाल था कि मैंने जब अपनी कैलकुलेशन की और मैं जब चेक कर पाया तो मैं ये बता पाया, मैंने कहा बेटा आपके साथ जब ये घटना घट रही थी घर में, उससे ठीक पहले क्या आप अपने किसी फ्रेंड से बहुत देर तक आपने फ़ोन पे बात की है? तो वो सरप्राइज थी कि हाँ उसने की थी। उसने कहा सर आपको कैसे पता? तो आई वॉज ट्राइंग टू डायग्नोज। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी समाधान पे पहुंचने से पहले पैरानॉर्मल में डायग्नोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका डायग्नोज सही है तो आप सोल्यूशन पे भी सही काम कर सकते हो। तो मैंने देखा तो मुझे पता लगा, तो उसने कहा हाँ सर बिल्कुल ठीक है। फिर उसने जिस दिन अपने पार्टनर को बुलाया, उस दिन जो स्पिरिट थी वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई। तो था क्या बेसिकली कि वो जिस घर में थी, वो जहाँ कुछ कहीं ऐसी जगह गई थी जहाँ से वो स्पिरिट उसके साथ अटैच हो गई, और उस स्पिरिट ने उसके साथ रहना पसंद करने लगी। और उसको ना उससे मतलब एक अटैचमेंट ऐसा होगा कि उसको लगता है भाई ये मेरा पार्टनर है। इस तरीके से स्पिरिट उसे देखने लगी। लिटरली क्या इंसिडेंट हुआ मुस्कान, मैं आपको बताऊं, दिस इज होल ट्रू इंसिडेंट। हुआ क्या एक दिन कि जब उसने पार्टनर को बुलाया रात में नाइट स्टे के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा उसके ना बॉडी में अचानक से हीट होने लगी। लड़की की, वो उसको कह रही कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। वो बार बार अपने पार्टनर को अपने से दूर हटा रही थी। उसका पार्टनर कहने लगा व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दैट? उसने कहा भाई बहुत एबनॉर्मल आप बिहेव कर रहे हो। तो उसने कहा पता नहीं मुझे क्यों कर रही हूँ। और इतनी हीट होने लगी कि उसने देखा कि उसके ना, जैसे उसने ऐसे कहा कि देखो यहाँ कुछ ना मुझे बहुत तेज़ लग रहा है, कि कुछ जैसे किसी ने बहुत तेज़ काट दिया हो, अभी अभी लगा है। तो द मोमेंट उसके पार्टनर ने इस जगह देखा तो उसकी बॉडी पे ऐसे 4 नाखून के निशान थे। एंड दिस वाज एब्सोल्युटली रियल। द मोमेंट वो नाखून के निशान उसने देखे, अब उसके डर की सीमा नहीं थी। अब वो बहुत घबरा गई। और क्योंकि वो जो स्पिरिट थी वो नहीं चाहती थी कि उसका पार्टनर उसके साथ जेलस हो गया। हाँ, तो उसके अंदर वो इमोशन था और उसने उस पार्टनर से दूर करने के लिए सारे उपाय किए। अब आप सोचो वो स्पिरिट उसके घर में काफी दिन से थी। उसने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई। जब उसका कजन आया तब उसने कोई प्रॉब्लम नहीं की, लेकिन जब उसका पार्टनर आया तो उसने उसको तंग किया, और लिटरली इस लेवल पे तंग किया कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर जब मुझे पता लगा, अगेन मैंने वही समाधान किया। हमने उस स्पिरिट को अपने मंत्रों और सिद्धियों के माध्यम से वहाँ से हटाया, उससे डिटैच किया, जो कि बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके अटैच हो गई थी। उसको डिटैच किया, उसे भोग का लालच दिया, और लालच ले जाके ऋषिकेश के कच्चे घाट पर जहाँ मैं ये पूजाएं करता हूँ, वहाँ ले जाकर उसे पानी के अंदर गंगा जी में बलियों के माध्यम से विसर्जित करके उसकी मुक्ति और मोक्ष की कामना की। तब कहीं जाकर उसका जीवन बेहतर हुआ और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है और ठीक है अपने पार्टनर के साथ। तो ये इम्पैक्ट होता है पैरानॉर्मल का एक आम आदमी की जिंदगी में। तो मतलब पर ये पॉसिबल है कि किसी जिन का या स्पिरिट का आप पे दिल आ जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। दिल बेसिकली क्या होता है, देखो ये दिल की बातें आप और हम करते हैं, उनके लिए एनर्जी मैचिंग है। अच्छा। तो जब उनका एनर्जी सिस्टम किसी दूसरे एनर्जी सिस्टम के साथ मैच होता है तो वो उसमें एक कंफर्ट लाइफ देखने लगते हैं। जैसे अभी हम ये सब बात कर रहे हैं, आपने भी मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने 22-21 साल की उम्र में ही अपनी जो सिद्धि प्राप्त की थी, वो जो शमशान क्रिया होती है वो करी थी। आप उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए, जैसे आपने बताया था थोड़ा वो भी था। तो जब मैं इनिशियली सीख रहा था और सीखते सीखते पहली बार मेरे गुरु के माध्यम से मुझे शमशान सिद्धि करने के मतलब प्रयास में था मैं,
तो वो बहुत डिफ़िकल्ट सिनेरियो होता, बहुत मुश्किल था। तो जब पहली बार मैं शमशान में बैठा तो मैंने गुरु से कहा, एक आम आदमी की तरह, बहुत छोटी एज भी थी, तो मैंने कहा, मुझे डर भी लग रहा था, मैंने कहा, गुरुजी ये तो मतलब मुझे डर लग रहा है। उन्होंने एक ही चीज़ की, बेटा ये सिद्धि करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते इस क्रियाओं में। तो अगर आप सिद्धि कर रहे हो शमशान की, तो आपको डरना नहीं है, मैं आपके साथ यहीं मौजूद हूँ। कितनी भी घबराहट हो, उठना नहीं है अपनी जगह से जब तक आपका मंत्र जाप पूरा ना हो जाए। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया। काफ़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कोई बहुत बड़ी शक्ति मेरे सामने खड़ी है, एक साया सा है। और जब मैं मतलब डर की वजह से आंखें खोली तो कुछ ऐसा साया था, कोई प्रॉपर बॉडी शेप नहीं था, पर एक ऐसा साया था जिसकी हाइट मुझे नज़र नहीं आ रही थी बैठे बैठे। और उस टाइम मैं इतना डर गया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एक लोग बोलते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता, भाई मुझे उस टाइम बहुत डर लगा। और लिटरली मैं उठने वाला था, मेरी एज भी बहुत छोटी थी। तो मेरे गुरु ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने कहा और मुझे बोला, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आंखें बंद करो, सिर्फ अपनी जाप चालू रखो। मैंने आंखें बंद की और अपना जाप चालू रखा। फिर 3 रातें मैंने शमशान में बिताई और अपने गुरु के माध्यम से मैं उस सिद्धि को कर पाया। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जीवन में क्या है, इससे मुझे जो सबसे बड़ी सीख वो ये थी कि हम जब अपने गुरु को पे पूर्ण विश्वास करते हैं तो समर्पण भाव से हमें उसका आदर करना है और उस पर पूर्ण विश्वास रखना है। तो आपको जीवन में आपका गुरु और सतगुरु कभी भटकने नहीं देगा। इसलिए एक सही मार्गदर्शक का, एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु को तब तक परखो जब तक गुरु नहीं बनाया है, और जब गुरु बना लिया तो परखना बंद कर दो। क्योंकि जब हम देखो, आप किसी मेंटोर को चूज कर रहे हो तो आप वो सारे सवाल कर डालो जो आपके मन में शंकाएं पैदा कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, शंका के समाधान के रूप में शंकर उपस्थित हैं और शक का कोई समाधान नहीं है। तो शंकाओं के लिए अपने गुरु से सारे सवाल करो, और जब आपको उनके लॉजिकल आंसर्स मिल जाएं और आपका मन संतुष्ट हो जाए, तब आप उन पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण रखिए। एक सतगुरु ही सदगति को रास्ते पर ले जाता है। एकदम सही। तो जैसे अब अभी आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे, तो ये आप में कैसे एक आपका एक मन हुआ कि आप इन सब लाइन में जाना चाहते हैं, आपका कैसे शुरुआत हुआ? देखो, शुरुआत क्या थी, मेरे ना फादर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे और उनके पास ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते थे। मतलब उनकी अभी 5-6 साल पहले डेथ हुई है, और डेथ से पहले मेरे फादर मेरे गुरु भी रहे। डेथ से पहले उनके पास बहुत सारे लोग, इवन अब्रॉड से भी बहुत लोग आते थे। बहुत खतरनाक केसेस मैंने हैंडल करते हुए देखा, पर छोटी उम्र में ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या है, और सच है, झूठ है, उल्टा है, सीधा है, कुछ समझ नहीं आता था। बट हाँ, कुछ था जो हमारे लॉजिक से परे था, कुछ था जो मैजिक जैसा था। ऐसी चीज़ें देखी थी। तो शायद कहते हैं कि मुझे लगता है ईश्वर चुनता है, ब्लेसिंग्स थी परमात्मा को, मेरे को उस परिवार में जन्म लेना था और मुझे इन सब चीज़ों से होकर गुजरना था। तो एक रुझान जो सबसे पहला बना वो पॉमिस्ट्री सीखने का बना। तो 9th क्लास की एज में मैंने 9th स्टैंडर्ड में पॉमिस्ट्री सीखनी शुरू की थी। पहले पॉमिस्ट्री सीखी, फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, सामुद्रिक विद्या से कहते हैं। फिर धीरे धीरे गुरुओं के माध्यम से मैं पैरानॉर्मल साइंस की तरफ मतलब हो गया, आना ही था जीवन में उसको। और मुझे लगता है 25 साल मुझे होगा और आज भी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखना मैंने बंद नहीं किया। मुझे आज भी लगता है कि हर रोज़ कुछ नया सीखने की गुंजाइश है, इसलिए मैं सीखता रहता हूँ। तो जैसे आपने मतलब एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट में आप आए, तो ऐसा कौन सा एक वो केस है जिसे सुन के या डील करके आपको भी डर लग गया हो कि किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, कि इतना बुरा, इतना डरावना कोई ऐसा केस अभी सामने आया हो? बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जो बहुत खतरनाक, क्योंकि कोई भी केस जिसके बारे में मैंने अभी बताया वो भी, या कोई भी केस, मैं एक चीज़ हमेशा से मानता हूँ, साधारण नहीं होता, आसान बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें सुनने में जितना फैसिनेटिंग लगती हैं, जितनी मनोरंजक लगती हैं, उतनी ही डिफ़िकल्ट और मुश्किल हैं। इन बातों को मनोरंजन ना बनाया जाए। सोशल मीडिया पे आजकल ये मनोरंजन बनी हुई है। ये बहुत डिफ़िकल्ट साइंस हैं और इनको आसान नहीं है इनको साधना और इन पे चलना। तो एक अनुभव बहुत खतरनाक था और उसको डील करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। तो एक फैमिली एक घर में शिफ्ट हुई थी नए-नए, एंड उनको वो घर थोड़ा सस्ता मिल गया था। तो वो सस्ता मिला और उनको लगा कि भाई ठीक है,
और वो नई जगह थी उनके लिए, तो उनको उस जगह के बारे में ज़्यादा अंदाजा था, क्योंकि वो रीलोकेट हुए थे किसी और सिटी से। तो वो घर उन्हें थोड़ा सस्ता मिल गया और उन्होंने सोचा भाई अब, और अच्छी जगह में अच्छा घर सस्ता मिलना थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल था, पर उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि उन्हें वो घर शिफ्ट होना ही था। तो जैसे ही वो उस घर में शिफ्ट हुए, थोड़े दिन तो कोई बात नहीं, ठीक ठाक चला सब। तो उस घर में कुल मिलाकर 6 या 7 सदस्य थे, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है। तो उन 6-7 सदस्यों में 2 बच्चे थे और 4 एडल्ट थे, ठीक है। 2 हस्बैंड वाइफ थे, एक हस्बैंड का ब्रदर था और एक उनकी मदर थी शायद, और शायद पता नहीं एक सिस्टर थी, या मतलब ऐसे कोई और थे। मुझे काफ़ी पुराना बात है तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये सब लोग थे। तो शुरुआत में तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उनके घर में अलग अलग, कोई भी व्यक्ति थोड़े दिन बाद बीमार होकर बिस्तर पे लेट जाता था। अब जब तक वो ठीक होता था तब तक दूसरा बीमार हो चुका होता था, बिस्तर पे लेट जाता था। दूसरा ठीक हो रहा है, तीसरा बीमार हो रहा है। अब ये कुछ महीनों तक चलती रही, और इस बीच में हो क्या रहा था कि हर एक व्यक्ति का जो बॉडी वेट था वो बहुत लूज होता जा रहा था, लूज। तो लिटरली जब उनके सबके मेडिकल टेस्ट होते थे तो कुछ समझ नहीं आता था कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। मेडिकल टेस्ट तो सब नॉर्मल है। अब बहुत जब वो लोग परेशान हो गए, फिर वो इन सब चीज़ों के चलते फाइनेंशियली भी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। तो जब मुझे इंफॉर्मेशन मिली किसी रेफरेंस के, वो किसी के रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे वहाँ पर जाने के लिए बोला कि सर आप प्लीज़ देखो। तो जब मैं उस घर में गया ना, तो उस घर में मुझे 7 अलग अलग एंटिटीज़ देखने को मिली, तो वो उस घर में थी। जो उस घर में थी और सालों से थी। और हर एंटिटी इतनी खतरनाक, मतलब एक स्पिरिट थी, सातों की सातों स्पिरिट थी। और उस स्पिरिट का ये मतलब ये हाल था कि वहाँ पर किसी को भी वो घुसने से मतलब जो रोक देती थी। तो मुझसे पहले भी कई लोग उन्होंने बुलाए थे। तो जितने लोग आए, या तो उनका एक्सीडेंट हो गया या उनके साथ खुद एक ऐसा हादसा हो गया जिन्होंने उस केस से अपने आप को हटा लिया। अच्छा, ये बात मुझे बताई नहीं गई, क्योंकि शायद अगर मुझे बताते तो कोई भी होता है आदमी डर जाता है, नहीं जाता ठीक करने। पर जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये बात पता लग गई। तो मैंने उनसे पूछा तो बोले हाँ सर ऐसे ऐसे हुआ है, आपसे पहले भी 4-5 लोग आए पर उनके साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया। हादसा हो गया जो हाँ, आए थे सही आए करने थे, जहाँ उन्हीं से के? जब जाते थे तो एक्सीडेंट हो जाता था ओह 3-4 लोगों के साथ। तो बोले सर देखो, लेकिन हम तो बहुत परेशान हैं, आप प्लीज़ कुछ समाधान करिए। अब मुझे ये पता था एक एंटिटी हो, एक स्पिरिट हो, 2 स्पिरिट हो, उसको तो अब मैं हटा सकता हूँ, लेकिन 7 स्पिरिट्स, अब वो इतनी खतरनाक थी कि उनको सातों को एक साथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। और लिटरली उस घर में जब मैं घुसा तो मैं ये महसूस कर रहा था कि एनर्जी सिस्टम ऐसा है कि अपने आप को मार लो। कोई भी व्यक्ति घुसेगा उसको ऐसा लगेगा सुसाइड कर ले। उस घर के हर सदस्य को ये फीलिंग आ चुकी थी कि वो सुसाइड करना चाहते थे। अब जब मैं उसे डायग्नोज करने पे तुला और कोशिश की तो मुझे ये पता लगा, वो जो 7 एंटिटीज मुझे नजर आ रही थी, उन सातों लोगों ने एक साथ इस घर में सुसाइड किया था। क्यों? कुछ भी वजह रही होगी, कोई भी रीजन रहा होगा, बहुत पुरानी बात है। और उन एनर्जीज ने अब इस घर के 6-7 लोगों को उसी तरीके से दबोच मतलब लिया। दबोच लिया, या जो भी कर लिया, उन पे अपना पोजेस्ट कर दिया। और वो इस तरीके से था कि अब वो उन लोगों ने ना बाहर के लोगों से मिलना छोड़ दिया था, वो घर के अंदर रहते थे और एक अजीब सा डर का जीवन जी रहे थे। खाना पीना भी ऐसा था जैसे कोई 1-2 सदस्य ले आए तो कई कई दिन तक घर में वही खा रहा है। कूड़ा इतना अंदर पड़ गया था, वॉशरूम में इतनी गंदगी थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था उस घर के अंदर घुसते ही कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने उनको बोला भाई ये सब क्या है? कह रहा सर हमें समझ ही नहीं आता, हम कुछ मन ही नहीं करता, बस मन होता है बिस्तर पे लेटे रहो। तो इस तरह की चीज़ें थी। उन 7 एंटिटीज़ को जब कंट्रोल करना था ना, तो एक मोमेंट ऐसी आई कि उन एंटिटीज़ में से कुछ एंटिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया। अच्छा। एंड एक मोमेंट ऐसा था कि मेरे को ऐसा लगा शायद मुझे कुछ हो जाएगा, बट भगवान की कृपा थी, गुरुओं का जो मार्गदर्शन था, सिद्धियाँ थी, उन पर हमने उन पे कंट्रोल किया। और उनको मैंने ये कहा भाई मैं इन सातों आत्माओं को तो ले जाकर मुक्ति नहीं दिला सकता, आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आप ये घर शिफ्ट करो इमीडिएट। जब तक आप घर शिफ्ट नहीं कर रहे, मैं इनको इस तरीके से नियंत्रित कर दूंगा कि आप पर कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी पूजाएं की, बहुत सारी हवन यज्ञ भी करे और बहुत सारी शांति क्रियाएं करी और उनको इस तरीके से नियंत्रित कर दिया
इस तरह के समय मतलब उनसे ले लिया कि अब जब तक उनको वो वहाँ से ना निकले, उनको नुकसान ना पहुँचाए। तो कभी कभी जैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि लड़ना समाधान नहीं है, सरेंडर करना और समर्पण भी एक समाधान है। तो मैंने वहाँ सरेंडर किया और उन आत्माओं को कंट्रोल किया, और कंट्रोल करके मैंने उनको वहाँ से हटाया। उनको मतलब आत्माओं को नहीं हटाया, वो उन लोगों को वहाँ से हटाया। थोड़े दिन बाद उनमें वो शक्ति आई, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने नया घर लिया। और नया घर लेने से पहले ही उन्होंने मुझे स्पेशली दिखाया कि सर आप चेक करो, तो वहाँ का एनर्जी सिस्टम ठीक था, टच वुड सब कुछ ठीक था। और इस तरीके से उन लोगों को उन 7 आत्माओं से मुक्ति मिली। तो वो बहुत डेंजरस एक्सपीरियंस था। ऐसे बहुत सारे हैं, बट हाँ, और जैसे आपने बोला तो जो मेरे माइंड में आया सबसे पहला वो यही था, और बहुत खतरनाक था, और मुझे लग रहा था इसमें बहुत रिस्क हो जाएगा। कभी कभी इनका प्रभाव हम पर आ जाता है, इसलिए हम अपने लिए भी पूरे सुरक्षा कवच रखते हैं। लोगों को लगता है रुद्राक्ष कोई फैसिनेशन या हमने कुछ दिखावे के लिए पहने, पर ये सब हमारी सेफ्टी के लिए देह रक्षक मंत्र होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम खुद को बचाते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से एक बात और जो समझनी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी प्रॉपर्टी को ऐसे ही नहीं खरीद लिया जाए, सस्ती मिल रही है या कोई ऐसा, क्योंकि पूरे जीवन का सवाल है। हो सकता है मैं समय पे उनको मिल गया, नहीं मिल पाता या कोई नहीं मिलता तो उनके साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था उस घर में। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि देख के लें, क्योंकि पहले स्पेसिफिकली हिंदुस्तान में और दिल्ली के आसपास अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे ग्रेवयार्ड्स थे, क्योंकि जब मुग़लों का बहुत टाइम तक शासन था तो बहुत सारा प्रोसेस जो था वो ग्रेवयार्ड्स बहुत सारे बने, और ग्रेवयार्ड्स को बाद में जब पॉपुलेशन बढ़ी तो तोड़कर रेजिडेंशियल और कमर्शियल जगहें बनाई गई। तो किस जगह की कितनी पूजा हुई है, कितना उसको वहाँ से ठीक किया गया है, वो हमें नहीं पता। तो कई बार ऐसी मुक्ति, ऐसे कई केसेस होते हैं मेरे पास आते हैं जहाँ पर सालों पुरानी स्पिरिट्स हैं जिनकी वहाँ पे कब्र थी और उस पर अब घर बन गया है। तो इसलिए वो सब चीज़ें देख लेनी बहुत ज़रूरी है। ये तो है, आई एग्री। जो आपने स्टोरी भी बताई ना वो भी काफ़ी खतरनाक थी कि 7 स्पिरिट्स एक घर में, और इससे पहले भी जो आपने बताया कि दिल्ली आ गया एक लड़की के ऊपर। ये सारी स्टोरीज एस्ट्रोलॉजी के बारे में जितनी भी हमने बात करी, ये सब ना एक हमारे को एक सीख देती है कि हमारे को जो दिख रहा है ना उसके आगे भी बहुत चीज़ें हैं। इंसान है हम, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इंसान ही है, बहुत स्पिरिट्स भी होते हैं, बहुत एनर्जीज भी होती है, और हमें हमेशा उन चीज़ों को एक ओपन माइंड से एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम उन पर ना मानते नहीं है तो उनकी बेइज्जती भी ना करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, नहीं मैं नहीं मानता, और फिर वो जैसे बोलते हैं चौराहे पे कुछ चीज़ टापनी नहीं चाहिए, तो वो जान के करेंगे वो चीज़। नहीं करना चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि उससे भी ये तो होता है। बहुत बड़ी गलती होती है। देखिए, आपका बेशक आप उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो या नहीं करते हो, किसी का सम्मान यदि आप नहीं कर सकते तो अपमान बिल्कुल ना अपमान करें, मत करो। और ऐसी कोई गलती ना करें जिसका हर्जाना आपको या आपके परिवार को भुगतना पड़े। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मैं हमेशा बताता हूँ, अगर किसी के घर में इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट से संपर्क करें। जैसे बार बार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ख़राब होते हैं, आप एक ठीक कराते हो, दूसरा ठीक कराते हो, तीसरा ठीक कराते हो, चौथा। ऐसा नहीं कि एक खराब है दूसरा तो आप उसी में जांच कर लो, नहीं। अगर बहुत सारे हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, ऐसा होता जा रहा है, या लीकेज सिस्टम जैसे टैप लीकिंग है, तो नल अगर बार बार लीक कर रहे हैं, आप बार बार चेंज करा रहे हो, फिर लीक कर रहे हैं, फिर चेंज करा रहे हो, फिर आज पहला, कल दूसरा, परसों तीसरा। और एक चीज़, अगर सीवेज प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो क्या आपने एक नाली ब्लॉकेज ठीक कराई, फिर हो गई, फिर ठीक कराई, फिर हो गई। और घर में सीलन, मतलब आपको लगता है लॉजिक नहीं है, सब जगह से ठीक है, कोई पानी नहीं, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सीलन आ रही है, वो ठीक कराने पे भी सीलन नहीं जा रही। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि बार बार तुलसी लगा रहे हो और तुलसी कभी चल ही नहीं रही, बार बार मुरझा जाती है। एस्ट्रोलॉजी में इन सिम्टम्स को राहु से जोड़ा गया है, और पैरानॉर्मल में ये पैरानॉर्मल नकारात्मक ऊर्जाओं के सिम्टम्स हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स आपको, आपके परिवार को या रिश्तेदार को घर में देखने को मिलता है तो प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें, एक सही मार्गदर्शक से सलाह लें और उनका इलाज कराएं। ऑन दैट नोट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, या अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप मेहनत कर रहे हो, आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, या कुछ पैरानॉर्मल रिलेटेड आपको दिक्कत है, तो आई वुड लाइक सजेस्ट दिल से कि आप एस्ट्रोलॉजर गुंजन मेहरा पे ज़रूर आएँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जब से मैं इनसे बात कर रही हूँ तब से मुझे लग रहा है कि
मतलब एकदम जो भी बात हो रही है एकदम सही हो रही है, कुछ सेंस है उसके पीछे, या ये बात एक ऐसी आपने मुझे एक एंगल से समझाई जो बहुत ज़रूरी थी। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ज़रूर उन्हें कांटेक्ट करें। ये एस्ट्रो टॉक पे भी हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, ये एस्ट्रो टॉक पे टॉप वॉइस भी हैं, तो आप उधर भी जाके इनसे बात कर सकते हैं, वरना आप इनसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इनकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। Thank you so much.